प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के इजराइल के दौरे पर हैं। इजराइल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा। नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इजराइल की राजधानी में भव्य तैयारियां की गई थी। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी अगवानी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गले भी लगाया। पीएम मोदी जिस इजराइल के दौरे पर हैं, वो इजराइल पिछले 66 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। इस लड़ाई में इजराइल ने मोसाद जैसी ताकतवर खुफिया एजेंसी खड़ी की, आधुनिक हथियार बनाए और आतंक से लड़ने की नई नई तकनीक इजाद की। और आज इजराइल को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में गिना जाता है जो आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। तो क्या इजराइल की तरह इंडिया भी आतंक से लड़ सकता है? यह जानने के लिए सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल की इस ताकत का आंखों देखा हाल। ये तेल अवीव शहर है। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर। वैसे जेरूसलम को इजराइल अपनी राजधानी मानता है, लेकिन तेल अवीव यहां का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर है और हमेशा से कथित आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। और एक के बाद एक यहां कई हमले भी होते रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली या मुंबई में आतंकवादी हमले होते रहे हैं। इजराइल की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी यानी कि आतंकवाद विरोधी रणनीति का एक मुख्य लक्ष्य, एक मुख्य मकसद यह है कि किसी भी हाल में यहां के लोगों को भय मुक्त रखा जाए। क्या इजराइल अपनी इस रणनीति में सफल हुआ है? इस सवाल का जवाब भी हमें इजराइल के इसी तेल अवीव शहर में मिल जाता है। एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बावजूद इस शहर को पुलिस छावनी में नहीं बदला गया है। सड़कों पर ना पुलिस दिखाई देती है, ना कोई बैरिकेड, ना कोई छानबीन, ना कोई पूछताछ, ना कोई तनाव। ऐसा कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब मिलता है तेल अवीव म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग के इस कमरे में। हम इस वक्त तेल अवीव म्युनिसिपैलिटी सेंटर में हैं। ये यहाँ की सिक्योरिटी के प्रबंधन के लिए बना कंट्रोल रूम है। यहाँ पर 24 घंटे लगातार काम होता है। हम यहाँ तेल अवीव की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। तेल अवीव का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यहाँ से शहर के हर एक कोने पर नजर रखी जा रही है, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट। सवाल है कैसे? ये जानने के लिए रात की इन तस्वीरों को देखिए। ये तेल अवीव म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग से 15 किलोमीटर दूर एक कस्बे की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आपको कुछ लोग बस गपशप लगाते हुए दिख रहे होंगे। इस जगह से हमारे कैमरे बहुत दूर हैं, इसलिए इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनकी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। दरअसल जहां ये बैठे हैं, कैमरा उससे बहुत दूर इस पोल पर है। देखिए, हम कैमरा जूम करके देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों ड्रग्स की अदला बदली कर रहे हैं और फिर वो शख्स ड्रग्स के बदले पैसे ले जा रहा है। अब हम कुछ देर इंतजार करते हैं। इस बीच हमारा एक आदमी इस पूरी घटना की खबर पुलिस ऑफिसर को दे रहा है। जब वो पुलिस ऑफिसर्स आएंगे तो उन्हें इस शख्स के हुलिये की पूरी जानकारी होगी। इसकी शर्ट का रंग और इसे किस दिशा में जाकर पकड़ना है, ये उनको पहले से पता होगा। देखिए, ऑफिसर आ रहे हैं। ये पुलिस की एक स्पेशल यूनिट के अफसर हैं। अब जब वो अपनी कार से उतरेंगे तो उन्हें पूरी जानकारी होगी कि ठीक किस तरफ जाना है। उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वो जाएंगे और बिना वक्त गंवाए उस शख्स को हिरासत में ले लेंगे। दरअसल पूरे तेल अवीव शहर को शक्तिशाली कैमरों से पाट दिया गया है। हर एक गली, हर एक मोहल्ला कैमरे की हद में है। ये कैमरे इतने शक्तिशाली हैं कि इनकी मदद से कार के नंबर प्लेट को भी पढ़ा जा सकता है। इन कैमरों के जरिए पूरे शहर की लाइव रियल टाइम तस्वीर यहां बैठे लोग देखते रहते हैं। यह इजराइल का सेफ सिटी कॉन्सेप्ट है। हजारों कैमरे की मदद से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। रेड लाइट तोड़ने वालों से लेकर आतंकवादी हमले तक में यह कारगर है। लेकिन एक सवाल, शहर में हजारों कैमरे हैं, हजारों कैमरों की तस्वीरों पर एक साथ आखिर कैसे नजर रखी जा सकती है? यह कैसे मुमकिन होता है? यह आप खुद देख लीजिए।
इस सवाल का जवाब है VCA, यानी वीडियो कंटेंट एनालिसिस। VCA या वीडियो कंटेंट एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर है जो सभी तरह के कैमरे की आने वाली रिकॉर्डिंग का अध्ययन करता है। इस सॉफ्टवेयर में पहले से ही कुछ नियम फीड कर रखे हैं जिसके मुताबिक ये वीडियोस का अध्ययन करता है। जैसे अगर किसी वीडियो में तय नियम तोड़े जाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर उन वीडियोस को स्क्रीन पर दिखा देता है। जैसे किसी जगह कोई बाड़ लगी है जिसके आसपास किसी को नहीं आना चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है और कैमरे उस बाड़ की लगातार रिकॉर्डिंग करते हैं। और अगर कोई उस बाड़ के पास आने लगता है तो वीडियो कंटेंट एनालिसिस के जरिए उसी वक्त वो तस्वीरें कंट्रोल सेंटर में दिखने लगती हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस को भी सूचित कर दिया जाता है। वीका आशानी की कंपनी ने वीडियो कंटेंट एनालिसिस का सिस्टम टेल अवीव कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ा है। वीडियो कंटेंट एनालिसिस से हर उस घटना की तस्वीर खुद ब खुद स्क्रीन पर आ जाती है जिसके लिए पहले से निर्देश दिए गए होते हैं। मसलन अगर कंप्यूटर को निर्देश है कि तेज रफ्तार गाड़ी की तस्वीर को स्क्रीन पर फ्लैश किया जाए तो खुद ब खुद वैसी तस्वीर स्क्रीन पर आ जाएगी। मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया। काफी देर तक वहां के अफसरों को, राजनेताओं को ये पता ही नहीं चला कि आतंकवादी हैं तो कितने हैं, हमलावर कौन हैं, कहां से आए हैं और वो क्या कर रहे हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए तेल अवीव जैसे शहर में एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जहां बैठकर पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती है और पूरे शहर को क्या करना है, किस महकमे को क्या करना है, कहां जाना है, कितनी शक्ति से जाना है, कितने लोगों को जाना है, सारे फैसले एक जगह बैठकर लिए जा सकते हैं। इजराइल के शहरों पर दरअसल आतंकवादी हमलों के साथ साथ बड़े रॉकेट हमलों की भी आशंका रहती है। इसलिए तेल अवीव में कमांड एंड कंट्रोल की जो व्यवस्था 15वें माले पर है, वैसा ही सिस्टम जमीन से तकरीबन 50 मीटर नीचे इस रूम में मौजूद है, जहां इमरजेंसी होने पर सेना, पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी एक साथ बैठकर फैसले ले सकते हैं। 2014 में जब इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हुई तो पहली बार इस रूम का इस्तेमाल किया गया। जब सभी तरह की तकनीक एक साथ काम करने लगती हैं, तो हमें प्रतिक्रिया करने में कम वक्त लगता है। सभी विभागों को स्थिति का सही अंदाजा होता है, उन्हें पता होता है कि कहां क्या हो रहा है। इससे फैसले करने में आसानी होती है। पिछले साल हमने ये सिस्टम इस्तेमाल किया था और ये वाकई कारगर है। सभी विभागों के लोग जैसे पुलिस, आर्मी, हेल्थ वगैरह सब एक साथ यहाँ इस कंट्रोल रूम में बैठते हैं और एक साथ फैसला ले पाते हैं। आतंकवाद से लड़ने की ये तैयारी शहरों की है। इजराइल में आतंकवादी हमला सिर्फ शहरों में नहीं होता है, गांव, कस्बे, सड़क भी हमलों के निशाने पर रहते हैं। जैसे आतंकवादी संगठन फतह ने 1978 में एक बस पर हमला किया। इसमें 38 इजरायली नागरिक मारे गए। 1996 में हमास के उग्रवादियों ने जेरूसलम में 2 बसों पर हमला किया। इसमें 45 इजरायली नागरिक मारे गए। 2004 में बीरशेबा नाम की जगह पर हमास के हमले में 16 नागरिक मारे गए। इजराइल ने उग्रवादियों के हमले से मुकाबले के लिए ऐसे उपाय किए जो बिल्कुल अनोखे और नए थे। उग्रवादियों पर हमले से लेकर बॉर्डर पर नजर रखने तक इजराइल की तकनीक ने दुनिया को चौंका दिया। इजराइल की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम एक ही दिन में आया जाया जा सकता है। इस दौरान गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके के फिलिस्तीनी प्रशासित इलाकों के बॉर्डर भी आते रहते हैं। बाढ़ के दूसरी तरफ फिलिस्तीनी प्रशासित इलाके हैं। इन इलाकों से फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल में काम करने आ सकते हैं, लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए तय जगहों से ही। इजराइल पर होने वाले ज्यादातर हमलों में फिलिस्तीनी प्रशासित इलाकों में सक्रिय उग्रवादियों का हाथ रहा था। ये वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी प्रशासित इलाका है। इजराइल का कहना है कि इसी तरह के इलाकों से लगातार घुसपैठिए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इजराइल के अंदर, इजराइल के शहरों में जैसे तेल अवीव, यरूशलेम में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रवेश करते रहे। इनकी आवाजाही पर नजर रखने के लिए इजराइल ने एक अलग तरह की प्रणाली विकसित की। उसी को देखने हम एक बॉर्डर चेक पॉइंट पर जा रहे हैं। ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, एलियाहू चेक पॉइंट, नोरिया।
यहाँ इजराइल के अंदर आने वाली हर गाड़ी की जांच होती है। जांच इस बात की कि कहीं गाड़ी या ट्रक में बैठे लोग आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं, कहीं वो अपने साथ हथियार तो अंदर नहीं ले जा रहे हैं। अब देखिए ये जांच कौन करता है और कैसे करता है। विस्फोटक सामग्री या विस्फोटकों से लैस सवारियों को ले जा रही गाड़ी को पकड़ने के लिए इजराइल दरअसल जिस औजार का इस्तेमाल करता है उसका अंदाजा एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को 12 खरब रुपए खर्च करने के बाद हो पाया है। वो औजार कुछ और नहीं, बेल्जियन शेपर्ड कुत्ते की नाक है। एलियाहू चेक पॉइंट नोडिया पर जांच की कार्यवाही को दोबारा देखिए। आपने देखा कि फिलिस्तीनी प्रशासित इलाके से गाड़ी आती है। कार के ड्राइवर उसे पार्किंग स्लॉट में खड़ी करते हैं। गाड़ी में सवार सभी लोग गाड़ी से निकल जाते हैं। इसके बाद गाड़ी के अंदर एक पाइप डाला जाता है। पाइप के दूसरे कोने में फिल्टर लगा दिया जाता है। इसके बाद मशीन चालू की जाती है। मशीन के चालू होने पर कार के अंदर हवा पाइप से कुछ देर के लिए खींची जाती है। उसके बाद उस फिल्टर को डब्बे में बंद कर पास एक कमरे में दे दिया जाता है। फिल्टर को कमरे में बने होल्डर में रख दिया जाता है। इसके बाद दूसरे कमरे में बेल्जियन शेपर्ड कुत्ते को भेजा जाता है। वो सेकंड भर में वहां रखे सभी फिल्टरों को सूंघ कर ऑल क्लियर का संकेत अपने हैंडलर को दे देता है। इस प्रक्रिया को रेस्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब है रिमोट एक्सप्लोसिव सेंट ट्रेसिंग। इसका उद्देश्य है कि आप किसी भी प्रकार की सेंट या महक को एक फिल्टर में इकट्ठा कर लेते हैं और वो फिल्टर कुत्ते के पास ले जाते हैं। फिर कुत्ता उसे सूंघकर ये बता देता है कि क्या ये महक किसी भी तरह के गैर कानूनी सामान की तरह है जिसकी इन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई होती है। लेकिन विस्फोटक होने पर क्या होता है? हैंडलर ने जांच के लिए एक विस्फोटक युक्त फिल्टर कमरे में रखा और जैसे ही विस्फोटक की गंध इन कुत्तों को मिलेगी वो उसके सामने बैठ जाएंगे। असलियत में भी ऐसा ही होता है। इन बेल्जियन शेपर्ड्स को विस्फोटकों को पकड़ने का अब तक का सबसे सफल तरीका माना जा रहा है। कभी कभी बॉर्डर के उस पार से आने वाली गाड़ियों में विस्फोटक वगैरह बहुत थोड़ी देर के लिए रखे गए होते हैं। इस वजह से उसकी गंध पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे कुत्ते 85% तक ऐसी महक को पकड़ लेते हैं। फ्लाइट से आने वाले सामान के मामले में तो 95% तक सही नतीजे आते हैं। ये कुत्ते किसी भी तकनीक से बेहतर नतीजे देते हैं। हम इस दिशा में नई खोज करते रहते हैं। हमने कई नए तरीके और नई तकनीक इस्तेमाल करके देखी है, लेकिन इन कुत्तों से बेहतर इन गैर कानूनी चीजों को कोई नहीं पकड़ पाता। बेल्जियन शेपर्ड्स कुत्तों की ट्रेनिंग और ये तरीका ऐसा है कि गाड़ी के पैसेंजर केबिन के बाहर, इंजन या बोनट में भी किसी तरह का विस्फोटक हो या गाड़ी में बैठे लोगों ने विस्फोटकों को अपने पास रखा हो तो भी ये कुत्ते उसे पकड़ लेंगे। हमने इस बारे में जांच की और पाया कि किसी भी तरह के विस्फोटक या ड्रग्स कार की डिक्की में भी रखे जाते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत महक आगे बैठने वाली जगह पर भी आ जाती है। हम वहीं की गंध को वैक्यूम के जरिए इकट्ठा करके ये जान सकते हैं कि क्या इस गाड़ी में कभी कुछ आपत्तिजनक सामान रखा गया था। लेकिन इजराइल के अंदर हमला करने की नीयत से आने वाले लोग बॉर्डर क्रॉसिंग से आए ये जरूरी नहीं है। फिलिस्तीन प्रशासित इलाके या दूसरे देशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते आतंकवादी इजराइल में दाखिल होते रहे हैं। अभी हम इजराइल की सीमा पर हैं। इसे सीमा कहा जाता है। कुछ लोग इसे सीमा मानते हैं, कुछ लोग सीमा नहीं मानते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक फ़लस्तीनी गांव है जिसका नाम है डियर बलूत। इजराइल का कहना है कि इसी तरह के गांवों से लगातार घुसपैठिए देश के अंदर तेल अवीव जैसे शहर के अंदर आते थे और आत्मघाती हमले किया करते थे, आतंकवादी हमलों को अंजाम देते थे। लेकिन जब से ये बार्ड वायर की फेंसिंग यहाँ खड़ी की गई है, इस तरह का घुसपैठ बिल्कुल बंद हो गया है। ये एक खास तरह की फेंसिंग है, खास तरह की व्यवस्था है जो कि किसी भी घुसपैठिए के बारे में तुरंत रियल टाइम इंफॉर्मेशन संदेश यहाँ के जो मिलिट्री बेस है उसको दे देती है। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे बाड़ लगाए हैं जिनको पार करना बेहद मुश्किल है।
और इससे आतंकवादी हमलों की संख्या काफी घटी है। मगाल नाम की प्राइवेट कंपनी ने यह खास फेंसिंग लगाई है। मगैल कंपनी ने यहाँ बाड़ लगाने का काम किया है और उसके बाद से जब भी किसी ने बॉर्डर के दूसरी तरफ से इस बाड़ को पार करके आने की कोशिश की है तो हमने उसे तुरंत पहचान कर मिलिट्री को बताकर उसे पकड़वाने में मदद की है। सीमा पर लगे ये बाड़ या फेंसिंग काम कैसे करते हैं? दरअसल ये तकनीक का कमाल है। ये फेंसिंग छोटे छोटे सेक्शंस में बटे हैं और हर सेक्शन का एक नंबर है। दरअसल इन कटीली तारों में हर 2 से 3 मीटर पर गेंद की शक्ल वाले सेंसर लगे हैं। ये खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर हैं। जैसे ही कोई बाड़ को काटने या दबाने की कोशिश करता है, बॉल के अंदर का सेंसर सक्रिय हो जाता है। क्या ये बाड़ लगाने से दूसरी तरफ से लोगों का घुसना बंद हो गया है? सुरक्षा 100% तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की तकनीक से हम अपनी सीमा को लगभग 100% तक सुरक्षित कर पाए हैं। इसके अलावा हर सेक्शन में 25 से 30 मीटर की दूरी पर एक खास पैनल भी लगा है। इस पैनल के अंदर भी काफी संवेदनशील इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर लगे हैं। जैसे ही कोई इसे काटने या लांघने की कोशिश करेगा, तार हिलेगा। तार के हिलने भर से इसके सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे और दूर बैठी आर्मी अलर्ट हो जाएगी। इस तरह की फेंसिंग के 3 फायदे हैं। बॉर्डर पर लगातार पेट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती और घुसपैठियों को पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता है और घुसपैठियों को अंदर आने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इजराइल आतंकवाद से लड़ाई कैसे करता है, इसकी बहुत सी कहानियां, बहुत से किस्से मशहूर हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि सारी तकनीकें, सारे तरीके इजराइल ने तभी इजाद किए जब उसके ऊपर हमले हुए। ऐसे ही हमले से निपटने के लिए इजराइल ने तैयार किया है दीवार के पार देखने वाला हथियार। ये है एविएट ब्रिलोन, इजरायली आर्मी के कमांडो। इनका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। इनके हाथ में है ज़ेवर 400। इजराइल के नागरिकों को कई बार आतंकवादियों ने अगवा किया है। इजराइल अगवा करने वाले आतंकियों से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने की नीति पर काम करता है। ऐसे में इजराइल के पास आतंकवादियों के चंगुल से अगवा लोगों को छुड़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है। ऐसे हालात में ज़ेवर सीरीज के उपकरण कैसे काम करते हैं, उसे देखिए। सामने है वो जगह जहां आतंकवादियों ने अगवा व्यक्ति को छुपा रखा है और ये है ज़ेवर 800। एंटी टेरर यूनिट के कमांडो इसे मिनटों में खड़ी करेंगे और ये UWB सिग्नल यानी अल्ट्रा वाइड बैंड रेडार सिग्नल भेजेगा और बाहर मौजूद कमांडो को दिन हो या रात अंदर की तस्वीर पता चल जाएगी। बंधक कहां हैं, उग्रवादी कहां हैं, किस दिशा में घूम रहे हैं। इसी तरह इसका छोटा वर्जन भी ज़ेवर काम करता है शहरी इलाकों में अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे इस नाट्य रूपांतरण में पुलिस की यूनिट ड्रग कारोबारियों पर हमला करने जा रही है। एक तरफ कमांडो हमले की तैयारी कर रहे हैं और दूर बैठे कमांडर को भी रिमोट मॉनिटरिंग के जरिए पल पल की जानकारी मिल रही है, कहां ड्रग माफिया के लोग छिपे हैं और कहां नहीं। पलक झपकते ही वेयरहाउस के अंदर की पूरी तस्वीर कमांडो टीम को मिल जाती है। यह कटिंग एज तकनीक का इस्तेमाल है। अपनी हिफाजत के लिए
अपने लोगों की हिफाजत के लिए। मुंबई पर हुए हमले याद है आपको? एक होटल के अंदर आतंकवादी घुस गए थे 26/11 हमले में। वो किस कमरे में थे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। कितनी संख्या में थे यह भी नहीं पता था। हर एक कमरे में जाके उनको ढूंढ निकालना नामुमकिन सा काम था। ऐसे हालात से निपटने के लिए इजराइल ने इजाद किया है एक अचूक औजार। जेवर 100 इसी हालात में कारगर है। इसमें कमरे के अंदर कोई है या नहीं इसका अंदाजा लग जाता है। कमरे के अंदर कितने लोग हैं, वो दीवार से कितनी दूर हैं, इसका साफ अंदाजा लग जाता है। इजराइल एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। उनके लिए जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाते हैं और उनके लिए भी जो लगातार इजराइल के अंदर आतंकी हमलों की प्लानिंग करते हैं, कोशिश करते हैं। अब गौर कीजिए, 1967 के बाद पहली बार इजरायली विमान या इजराइल से जुड़े विमानों के अपहरण, हाईजैकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। यह समस्या 2001 में जाकर अमेरिका ने झेला और 1980 के दशक में भारत ने। अब हिजबुल्लाह नाम के संगठन ने, उग्रवादी संगठन ने सबसे पहले इजराइल के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग, जिसे हम फिदाइन हमले कहते हैं, की शुरुआत की थी। यानी लगातार आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन इजराइल के अंदर नए नए प्रयोग, नई नई रणनीति के साथ घुसते हैं, जबकि इजरायली सेना और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उन हमलों की काट ढूंढती रहती है। इजराइल ने आतंक से मुकाबले के लिए कई प्रयोग किए और उन्हें आजमाया भी। और अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर हैं, तो हर किसी के जहन में यह सवाल कौंध रहा है कि आतंक से जूझ रहे भारत को क्या अब इजराइल से मिलेगी मदद? क्या इजराइल की तरह आतंक के खिलाफ लड़ेगा इंडिया? सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।